तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे। अब आप कहोगे कि बच्चे क्यों बोला? तो बच्चे इसलिए बोला क्योंकि आज आपका टीचर बनने जा रहा हूँ। टीचर? अच्छा, कोई शक है कि आपको? शक नहीं है तो फिर पढ़ो यार। तो ऐसे ही मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैं सोचा कि यार आपको कुछ पढ़ाते हैं। जो चीज़ मैंने पढ़ा है, जो चीज़ मैंने सीखा है, वो आपको भी सिखाते हैं, वो आपको भी पढ़ाते हैं, और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं? तो आज मैंने ऐसे ही एक केमिस्ट्री का रैंडम सा टॉपिक ले लिया है, बॉन्ड एंगल। तो आज हम आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ाएंगे। और टॉपिक को अच्छे से पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना, ताकि चीज़ें को हम कनेक्ट कर पाएँ। जब हम पढ़ाई करें तो फिर हम उसको रिलेट कर पाएँ और हमको पढ़ने में मज़ा आए, राइट? तो बॉन्ड एंगल बेसिकली जब दो या दो से अधिक एटम या फिर एलिमेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड को बनाते हैं, एक कंपाउंड को जन्म देते हैं। और उस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं, जितने भी बॉन्ड हैं, वो अपने एडजेसेंट बॉन्ड से कितने एंगल पे फिक्स है, वही हमको बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। जैसे कोई भी एक एटम ए है और वो अपनी सराउंडिंग में 3 एटम बी से जुड़ा हुआ है ना, और उस 2 एटम के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, और वही गैप, वही डिस्टेंस हमको बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। ठीक है, एक एटम से दूसरा एटम कितने एंगल पे फिक्स है, वही हमको बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। बॉन्ड एंगल is defined as the angle or between two bond originating from same एटम, है ना। सेम एटम से ओरिजिनेट होता है जो भी बॉन्ड है, जो भी एटम है, अब सेम एटम से ओरिजिनेट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, दो एडजेसेंट एटम के बीच में, उस इस सेम एटम से ही जुड़ा होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सेम एटम से जुड़ा हुआ है, ये भी सेम एटम से जुड़ा हुआ है, और ये भी सेम एटम से जुड़ा हुआ है ना। अब हम बात करें कि बॉन्ड एंगल को निकालेंगे कैसे, बॉन्ड एंगल को पता कैसे करेंगे, बॉन्ड एंगल को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, मेथड है जिनसे बॉन्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है, जो हमको लगता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे थोड़ा सा डेविएट होता है। इसीलिए हम कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल को निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस पर पूछे जाते हैं, नीट में और CBSE में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जितने भी फैक्टर हैं, 1 बाय 1 सभी फैक्टर पे बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो जब भी आपसे बॉन्ड एंगल पूछे तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए, है ना। यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन SP हो गया तो बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री, और SP2 हो गया तो बॉन्ड एंगल जो है 120, और SP3 हो गया तो जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। ठीक है, 28।
तो जब भी आपसे बॉन्ड एंगल पूछे सबसे पहले क्या करिए, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। और हाइब्रिडाइजेशन यदि sp हुआ तो बॉन्ड एंगल 180, sp2 हुआ तो 120 और sp3 हुआ तो 109 एंड 28 डिग्री। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे, तो एक फार्मूला है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला है ना, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, मोनोवैलेंट में। तो ये सब आपके मोनोवैलेंट एटम है ना। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, BCl2 BCl3 एंड CCl4। ओके, तो आप इसका क्या करिए कि सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए और आप कंपेयर करिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, Z बराबर 1/2, इसका सेंट्रल एटम बेरिलियम है और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, प्लस निगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, मोनोवैलेंट है, हाँ क्लोरीन है ना मोनोवैलेंट, कितना है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, जेड की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, और जब जेड की वैल्यू 2 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होता है। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, जेड बराबर 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है 3 एंड मोनोवैलेंट 3, सॉल्व करेंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, जेड बराबर 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 प्लस मोनोवैलेंट 4, सॉल्व करेंगे जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी ठीक है। और जब जेड की वैल्यू 2 आती है तो sp होता है, और जेड की वैल्यू 3 आती है तो sp2 होता है, और जेड की वैल्यू 4 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब आप इसको कंपेयर कर पाएंगे क्या, है ना, क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया है, अब आप कंपेयर करिए इसको। मैंने बताया था sp होगा तो 180 और sp2 होगा तो 120 और sp3 होगा तो 109 डिग्री। ओके, अब इसका sp2 है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे sp का 180 होता है और sp2 का 120, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sp का 120 और सबसे कम sp3 का होता है, तो हमने sp3 का सबसे लास्ट में रख दिया है। तो ये आपका जो है बॉन्ड एंगल का कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, CH4 NH3 एंड H2। अब आप इसका करिए, इसका यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा sp3, इसका भी निकालेंगे, जेड की वैल्यू 4 होती है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो इसका भी आएगा sp3 और इसका भी sp3। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3 है एंड इसका भी sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, बॉन्ड एंगल भी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। गलत, यहीं पे आपका गलत हो जाएगा सवाल। ऐसी गलती मत करना कि हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाए, ऐसा कहीं पे सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तभी आपका नया रूल आता है। नया रूल कौन सा है, लोन पेयर, है ना।
जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, नेक्स्ट रूल के ऊपर, दैट इज लोन पेयर। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन फिर से हम करवाएंगे जब हम रूल पढ़ लेंगे लोन पेयर का तब। तो दूसरा जो रूल है वो है लोन पेयर। कब लगाएंगे? जब व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तब आप लोन पेयर को अप्लाई करेंगे। और लोन पेयर के बढ़ने से क्या होता है? लोन पेयर के बढ़ने से रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है ना। जब लोन पेयर बढ़ेगा तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के होने से क्या होता है? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कैसे? जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन फिर से करवाते हैं हम। CH4 NH3 एंड H2O। अब इसका स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। और मैंने बताया था कि जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, और मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है तो मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा, है ना। रिपल्सन ज़्यादा होगा मतलब झगड़ा होगा। रिपल्सन मतलब लात मारेगा, है ना। ये इसको लात मारेगा, इसको लात मारेगा, है ना। अगर ये इसको लात मारेगा, ये इसको लात मारेगा तो दोनों फैलेंगे, दोनों फैलेंगे तो मतलब इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे कि नहीं? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। आल्दो इस रिपल्सन तो इन दोनों के भी बीच में है ना, इन दोनों के भी बीच में है, और बॉन्ड पेयर के भी बीच में है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। तो पहले मैं रिपल्सन का यहाँ ऑर्डर लिख देता हूँ। रिपल्सन का ऑर्डर, लोन पेयर सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये है आपका रिपल्सन का ऑर्डर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। लोन पेयर बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड एंगल कम होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है तो मतलब ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, है ना। जब ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे तो मतलब फैलेंगे तो क्या करेंगे? ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यदि कम हो जाएगा तो इन दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा तो मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा, झगड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ेगा तो इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा तो मतलब इधर से इसको, ये वाला बॉन्ड जो है इधर से भी धक्का खा रहा है, इधर से भी धक्का खा रहा है, दोनों तरफ से धक्का खा रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल ये है जो कम हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे? क्योंकि 2 लोन पेयर यहाँ पे है तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, मतलब इसके कंपेयर में तो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा तो फैलेगा ज़्यादा फैलेगा तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पे भी रिपल्सन बढ़ेगा,
है ना। डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सन यहाँ पे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को दबाएगा, इधर से भी इसको दबाएगा, तो मतलब ओवरऑल ये जो डिस्टेंस क्या है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो मतलब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, रिपल्सन तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन था, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप ऑर्डर देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी रिपल्सन है, लेकिन ये वाला रिपल्सन नहीं है, ये दोनों रिपल्सन है। तो मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो मतलब ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, तो मतलब ये दोनों फैलना चाहेंगे, दोनों फैलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर से दबाएगा, इस बॉन्ड को इधर से दबाएगा, तो ओवरऑल ये जो दोनों डिस्टेंस है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो मतलब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन क्या इसके कंपेयर में कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम दबेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई पावर ज़्यादा है रिपल्सन का, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का पावर थोड़ा कम है, मतलब फैलेगा कम, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसके कंपेयर में, है ना। तो ये जो बॉन्ड एंगल है घटेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा रिपल्सन कम होगा, तो मतलब बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी रिपल्सन तो यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होता है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है ना। फैलना तो ये भी चाहता है, इन दोनों को देखकर फैलना तो ये भी चाहता है, लेकिन क्या इन दोनों की तरफ फैल पाएगा? नहीं फैल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट है, और लोन पेयर ज़्यादा होता है तो मतलब रिपल्सन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सब बॉन्ड पेयर ही है, बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा इन दोनों के कंपेयर में, तो मतलब रिपल्सन कम होगा, तो मतलब धक्का देगा कम, इधर से फैलेगा कम, तो ये जो दोनों बॉन्ड है वो धक्का कम खाएंगे, तो भाई जो डिस्टेंस है वो तो मेंटेन करके रखेंगे ना। डिस्टेंस तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ही कम हुआ, रिपल्सन कम हुआ मतलब धक्का कम खाए, तो मतलब जो डिस्टेंस पहले से थी उसको मेंटेन करके रखे हैं, थोड़ा सा ही डेविएट हुआ है, तो मतलब एंगल जो है वो ज़्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। समझ में आया? इसलिए इसका जो है बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका ये जो ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का, ये आपका कंप्लीट ऑर्डर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे करते हैं NH3 PH3 ASH3 SbH3, ठीक है। हालांकि ये जो ऑर्डर है ग्रुप वाइज है ना, डाउन द ग्रुप के ऑर्डर में है, बट मैंने इसको एलोंग द पीरियड के फॉर्म में ही लिखा है, बट आप समझ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या होगा, क्या इसको आप कंपेयर कर पाएंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कोई आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन से अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, लोन पेयर पे चलेंगे, उसको छोड़ देंगे, लोन पेयर चेक करेंगे, और लोन पेयर भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर भी सेम है ना, यहाँ पे यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा, एंड इसका भी sp3 होगा। और लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर, 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 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है सबका, लोन पेयर सेम है सबका, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है क्या ये भी सेम हो जाएगा? बताइए सही है कि गलत? इसको भूल कर भी सही मत करना। क्यों?
क्योंकि जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाए, तब हम चलते हैं अपने अगले फैक्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, ये आपका गलत हो जाएगा। हम इस सवाल को फिर करवाएंगे, पहले आप रूल पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है ना। तो तीसरा जो हमारा रूल है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बढ़ने से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आने से हमारा बॉन्ड एंगल कैसे डेविएट होता है, कैसे अफेक्ट होता है, वही क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसका रूल पहले समझ लेते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए, जिसमें यदि आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए बट आपका सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, तब ईएन के बढ़ने से आपका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। और इसी क्रम में दूसरा पार्ट है, यदि आपका सेंट्रल एटम सेम हो जाए बट आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए, तब ईएन के बढ़ने से आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, वही वाला क्वेश्चन। NH3 PS3 SH3 SBH3। ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है सबका, लोन पेयर भी सेम है सबका, बट इसका ये तो सेम है सबका ना, बट इसका ईएन की वैल्यू सबकी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है, इसका और कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा कम होता है। डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ईएन की वैल्यू घटती है ना। तो ऊपर जो है उसकी ईएन सबसे ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन की हम जानते भी हैं कि नाइट्रोजन की ईएन ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे ईएन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, और सराउंडिंग एटम पहला वाला रूल लगा देंगे। सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सब में डिफरेंट है, देख रहे हो ना, बट सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सब में सेम है। तो यहाँ पे ईएन के बढ़ने से, सेंट्रल एटम पर ईएन की वैल्यू बढ़ने से आपका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ रहा है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। BF3 BCl3 BBr3 BI3। अब इसका ऑर्डर बताइए, इसके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? पहले आप यहाँ पे तो मैंने बता दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, क्योंकि इसी थर्ड वाले पार्ट में ही हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसलिए इसका सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है वो भी सेम है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे सेंट्रल एटम सब में सेम है, बट इसका जो सराउंडिंग एटम है वो साइज़ बढ़ रहा है उसका। डाउन द ग्रुप ऑर्डर में है ना, डाउन द ग्रुप ऑर्डर में है तो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ के बढ़ने से क्या होता है, ईएन की वैल्यू घटती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ईएन की वैल्यू घटती है, और सराउंडिंग एटम की ईएन की वैल्यू जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे
हमारे बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ये वाला रूल लगा देंगे आप। सेंट्रल एटम यहाँ पे सेम है बट सराउंडिंग एटम सब में डिफरेंट है। समझ में आया? तो ये था 3 फैक्टर जिनके ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। आप इसको देख लीजिए और मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जब आपसे बॉन्ड एंगल पूछे तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। sp हो गया तो 180, sp2 हुआ तो 120, sp3 हुआ तो 190 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री। और एक क्वेश्चन आपने कर लिया है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे कंपाउंड दे दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए फार्मूला लगाकर। और sp हो गया तो मतलब 180, sp2 हुआ तो मतलब 120, sp3 हुआ तो मतलब 109 डिग्री। और उसी तरह लोन पेयर दूसरा ऑर्डर है। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो क्या करेंगे, लोन पेयर चेक करेंगे। और लोन पेयर कब चेक करेंगे, लोन पेयर तभी चेक करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले हम लोन पेयर ही चेक कर लें या फिर सबसे पहले हम EN की वैल्यू ही चेक कर लें। क्रम में चलना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, फिर उसके बाद लोन पेयर चेक करना है। और जब दोनों सेम हो जाए तब उसके बाद हमको EN की वैल्यू चेक करनी है। तब आपको सही आंसर मिलेगा। नहीं तो आप 20 से कोई अगर रूल लगाएंगे, कोई भी फैक्टर 20 से लगाएंगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। अगर आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ताकि कंसेप्ट थोड़ा और ज़्यादा बिल्ड हो जाए आपका, है ना। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। बड़ी मेहनत से लिखा और मिटा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, ओहो तुझसे ज़्यादा तुम्हें, क्या बात है, और चाहूँ तो क्या। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये गाना ही फालतू है। तो कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको, है ना। जैसे H2O, H2S, H2, SE, SE है। आप इसमें बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा और इसका भी sp3 आएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन से में लोन पेयर चेक करेंगे, लोन पेयर 2 आएगा, इसका भी 2, इसका भी 2। तब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गया। अब किस पे चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN की वैल्यू पहले तो ये सेम हो गया सब क्वेश्चन में, सराउंडिंग एटम सेम हो गया। बचा क्या, सेंट्रल एटम पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सेलेनियम है। तो मतलब ऑक्सीजन की EN की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप में सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की EN की वैल्यू ज़्यादा है। और EN की वैल्यू अगर सेंट्रल एटम की EN की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो है बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। PF3, PCl3 and PBr,
3। इसमें बताइए, इसमें सेंट्रल एटम सेम है ना, सेंट्रल एटम सेम है बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम के डिफरेंस होने से जब सेंट्रल एटम सेम हो जाए एंड आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाए, तब En की वैल्यू बढ़ने से आपके बॉन्ड एंगल की वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो En की वैल्यू घटेगी, आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा ये, है ना। तो क्वेश्चन 3 हमको करवाना है, NO2 माइनस NO2 NO2 प्लस, सॉरी यहाँ पे NO3 लिख देते हैं, NO3 माइनस एंड NO2 प्लस, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप। जेड का वैल्यू, सेंट्रल एटम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर है तो प्लस होगा, +1, तो क्या हो जाएगा 5x6, मतलब जेड का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 3 मतलब sp2। अब यहाँ पे जेड बराबर 1/2, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, यहाँ पे माइनस है तो जुड़ जाएगा, इसका भी आ जाएगा जेड बराबर 3 मतलब sp2, ठीक है। अब इसका निकाल लेंगे 1/2, सेंट्रल एटम 5 प्लस है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जेड बराबर 2 मतलब sp, ठीक है। अब इसका sp है और इसका sp2 है, इसका sp2 मतलब इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों में तो सबसे, इन दोनों में सेम है तो मतलब ये sp हो गया, sp है sp2 है दोनों, तो जिसका sp होगा वो तो सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो sp का 180 होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। अब फंस रहा है इन दोनों में फंस रहा है, मतलब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या करेंगे, लोन पेयर चेक करेंगे, लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर चेक करने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, लोन पेयर होता है एक, ठीक है। NO2 माइनस में, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ये होता है, एक लोन पेयर होता है। अब बनाएंगे NO3, ऊपर ही बना देते हैं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। ये होता है NO3 का स्ट्रक्चर, NO3 माइनस ना, NO3 माइनस, बट इसके अंदर लोन पेयर नहीं है ना, इसके अंदर लोन पेयर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो लोन पेयर इसमें है तो क्या होगा, इसका लोन पेयर, अगर इसमें लोन पेयर बढ़ रहा है, लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा तो ओवरऑल जो आपका ऑर्डर है क्या हो जाएगा, कहाँ गया, सबसे ज़्यादा इसका हो गया, फिर NO3, सही है, ये आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें sp2 है, इसमें भी sp2 है, बट इसके अंदर क्या है, लोन पेयर एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है, तो जिसके अंदर लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जिसके अंदर लोन पेयर नहीं होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4, H2NH3 एंड CO2, ठीक है। अब इसमें दो लोन पेयर है, सबसे पहले आप क्या चेक करिए, लोन पेयर नहीं चेक करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp3, इसका क्या होगा sp3, बट इसका क्या होगा sp, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है,
लेकिन इन दोनों में फंस रहा है। इन दोनों में कैसे फंस रहा है? क्योंकि इसका इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या करेंगे, लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो उससे मतलब इस सेंट्रल एटम पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है, बट इसके नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लोन पेयर है कि नहीं? तो यहाँ पे लोन पेयर 1 है, यहाँ पे लोन पेयर 2 है। लोन पेयर बढ़ेगा तो मतलब रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो मतलब इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे CO2 का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई। ये आपका हो जाएगा फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो गाइस ये था बॉन्ड एंगल पे कंप्लीट वीडियो, और आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। और बहुत ज़्यादा आशा भी नहीं करेंगे कि आपको समझ में ही आया होगा, क्योंकि मैं खुद पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इससे पहले मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं आज इतनी हिम्मत करके मैं इस बोर्ड के सामने खड़े होकर आज मैं पढ़ाया, इस कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाया। तो मुझे कहाँ से हिम्मत मिली मैं नहीं जानता, बट फाइनली इस वीडियो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, आपके ऊपर है, और आपको पूरी आज़ादी है, आप जैसे भी कमेंट कर सकते हैं जो आपके मन में आए, है ना। अच्छा बुरा दोनों चीज़ें इंसान को सिखाता है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और मुझे थोड़ा पढ़ाना अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को, जो चीज़ मैंने सीखा है वो चीज़ दूसरों को सिखाने में बहुत आनंद आता है। तो मैं सोचा कि यार ये बेस्ट चीज़ है, इसको करना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने आज रैंडम सा मूड हो गया मुझे पढ़ाने का। तो बाकी सब आपके ऊपर है, आप कैसे इसको देखते हैं सब आप डिसाइड करेंगे। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।